बच्चे हो चुके हैं तो एक्चुअली दैट इज नॉट होमवर्क, दैट इज यू कैन से कि ये आपका डेली का टास्क होगा, डेली की प्रैक्टिस कि आपने क्या पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी क्वेरी रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर और अप टू लास्ट लेक्चर। और सेकंड थिंग, क्या कोई क्लास में नया बच्चा है आज जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा हो? नहीं है कोई? ओके ओके, नो क्वेरी, नो क्वेरी up to last lecture, everything is clear. Have you written all these points? Polyphasic colloidal system, yes, but I will explain. Polyphosphate granules or volatile granules. Okay. Anything else? Okay, listen. When we talk about anything like a granule or a storage body, we have to just understand that there is certain kind of product, there is certain kind of product which required, okay, product which required for further metabolism. ओके, तुम पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि हर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन का ही रिजल्टेंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही बने हुए प्रोडक्ट हैं एंड ये प्रोडक्ट फिर से मेटाबॉलिक रिएक्शन में ही यूज होते हैं। वो रिएक्शन डिफरेंट, ऑब्वियसली जिससे वो बन रहे हैं वो रिएक्शन डिफरेंट टाइप के होंगे, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट बना के क्या करना है, उससे कुछ तो काम लेना है, तो अगेन वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या उनका ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन हाई चल रहा है तो ये प्रोडक्ट हाई बन रहा होगा। ये प्रोडक्ट हाई बनेगा तो इसको स्टोर किया जाएगा, इसीलिए वहां पे कई सारी स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट है। उसी में से एक फॉस्फेट से रिलेटेड बॉडी हुई, दैट इज द वोलेटिन। तो इसमें आपको क्या करना है कि फॉस्फेट कॉमनली यू नो कि न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट है, क्लियर? एनर्जी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट है, एडीपी में फॉस्फेट है, जीटीपी में फॉस्फेट है, जहाँ पे पीपी दिख रहा है सब वो क्या है, फॉस्फेट है। एएमपी साइक्लिक मॉलिक्यूल बनते हैं, एएमपी में फॉस्फेट है। तो इस फॉस्फेट को बनाने के लिए फॉस्फेट तो चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए, क्लियर? तो फॉस्फेट कुछ तो हमें फूड से मिल रहा है, कुछ फूड से आइसोलेट किया जा रहा है, वहां से प्योर फॉस्फेट, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं पीआई, उनको जब आइसोलेट किया जाता है उसके बाद स्टोर किया जाता है, सिंथेसिस की जा रही है, स्टोर किया जा रहा है, तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वहां पे वेसाइकल्स बन गए, ठीक है, स्टोरेज पैकेट्स बन गए जहां पे उनको स्टोर करके रखा गया। अब फर्दर जब न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होगी तो वहां से उनको आइसोलेट कर लिया जाएगा, वो सप्लाई की तरह वर्क करेंगे। जैसे जैसे सपोज आप घर में कुछ बना रहे हो, आपका मन किया आज आपकी फ्रेंड का बर्थडे, आप अपने हाथ से कुछ बनाना चाहते हो, तो यू विल यूज सर्टेन काइंड ऑफ पैकेट्स और कंटेनर, वहां से आप इंग्रेडिएंट्स निकालोगे, लोगे एंड देन उसको अपने पैन में वटेवर आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें यूज करो। तो दैट इज जस्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? जाना बेटा क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है?
पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम उस पे आ रहा है बेटा, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो उस पर बात कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? योजना बेटा आप नए हो, आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया है? आर यू कंफर्टेबल विद माई स्पीड? ओके, वेरी गुड। और प्रीवियस लेक्चर्स की आपको लिस्ट मिली है, प्लेलिस्ट? आप वहां से कंप्लीट करिएगा ना। कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर पता ही होगा, ग्रुप में जिससे मैसेज आया अभी लिंक का, वो मेरा ही नंबर है, उस पर पर्सनली मैसेज करके उसको पूछ लीजिएगा और फटाफट से रिवाइज करके पढ़ के आप एक सेम लेवल पे जो भी चल रहा है उस पे आ जाएगी। ओके, ये कुछ साइंटिस्ट थे जो ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं, और हम लोग थे कहाँ पे, पीएच भी बता दिया था यहाँ पे, क्लियर? हाँ बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा भी अभी डिटेल में आएगा। सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है, जैसे ये आप हो, ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, ये आपका किचन है, क्लियर? ये आपका कॉरिडोर है, रास्ता जा रहा है, फिर ये आपका ड्राइंग रूम है, ओके? इधर कहीं हम बना देते हैं आपके मम्मी पापा का बेडरूम है, क्लियर? फिर वॉशरूम वगैरह है, जो भी एक स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल आपको घर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। कभी देखो, कभी मैं इसको कंपैरिजन करा दूंगी एक सेल से, तो ये सब ऑर्गेनल हो जाएंगे। अभी मैं क्या कंपेयर कंपेयर करा रही हूँ, एक टिश्यू से कंपेयर करा रही हूँ। आई एम टेकिंग इट लाइक अ टिश्यू, मतलब कई सारे सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नाउ इन दैट केस, आप इस डोर में, इस रूम में कहीं कैद नहीं हो, यहाँ से निकलने के लिए आपके पास डोर है, किचन में जाने के लिए आपके पास डोर है, मम्मी पापा के रूम में जाने के लिए आपके डोर है, वॉशरूम में। तो यू विल फाइंड कि हर डोर किसी दूसरी चीज को कनेक्ट कर रहा है, क्लियर? दैट डोर बिटवीन द सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, which help in the interconnection between the cells. Interconnections between the cells. और कौन सी सेल्स है ये? प्लांट सेल। प्लाज्मोडेस्माटा की आएगी तो प्लांट सेल। इज इट क्लियर? फिर जब सेल वॉल पढ़ेंगे तो फिर वहां देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर। सिंपली हमें पता है कि हम सेलुलर ग्रेड में हम मल्टी सेलुलर को पढ़ रहे हैं, तो मल्टी सेलुलर जो है वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू बनाने के लिए उनको आपस में सेल टू सेल इंटरेक्ट करना पड़ेगा। दैट इंटरेक्शन इज डन बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, ओके? दो रूम के बीच में जो भी कनेक्शन है, दो जगह के बीच में जो भी कनेक्शन है, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा इन केस ऑफ प्लांट सेल। इज इट क्लियर? ओके, चलो अभी आगे का देखते हैं आज। When I said beta polyphasic means there is something like more than one phase. Poly means many, okay? More than one or many. काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। बस सिंपल हमें पता है कि पॉलीफेजिक फेज, जैसे कहते हैं ना हमारी लाइफ का ये फेज चल रहा है, कोई बात नहीं, ये फेज भी बीत जाएगा। कभी कहते हैं अरे यार क्या बढ़िया फेज चल रहा है, ये कभी बीतते ही नहीं। तो फेज मीन्स डिफरेंट, like different kind of thing, okay? Polyphasic colloidal system, सिंपल आपको याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? जो सबसे प्राइमरी पे लिक्विड है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। लिक्विड में प्लाज्मा मीन्स हो जाता है लिक्विड, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव। तो प्रोटोप्लाज्म जब आप बोल रहे हो, देन यू विल फाइंड आउट कि इसमें लिखा है कि पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। सिस्टम मीन्स जहाँ पे कुछ प्रोसेस चलती है, दैट इज द सिस्टम। सिंपली पॉली को तोड़ें तो मैनी, फेजिक का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फेज। किस चीज का? कोलाइडल सिस्टम का। नाउ ब्रेक डाउन द कोलाइडल। कोलाइडल मीन्स क्या हो गया?
इसमें वाटर होगा प्लस सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तुम लोग कंप्लीट लिखना, चलो मैं भी लिख देती हूँ। प्रोटीन्स, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स। तो वाटर मेनली प्रोटीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वाटर और प्रोटीन्स के मिलने से जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में मैंने जो बेसिक्स लेक्चर दिए थे वहां पे मैंने सॉल्यूशंस का भी थोड़ा इंट्रो दिया था, क्लियर? उसी टाइप में आपको देखना है कि यहाँ पे एक कोलाइडल से सॉल्यूशन बनता है, नॉट दैट इज नॉट ए वेरी क्लियर सॉल्यूशन, उसी को हम कह रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। अब इसका जो ये कोलाइडल सिस्टम है, जो ये सिस्टम है सॉल्यूशन का, दैट इज नॉट अ सर्टेन काइंड, कि ये हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने ग्लास में वाटर लिया एंड शुगर मिक्स किया है, शुगर सिरप जो बना है वो एक ही थिकनेस का हो, एक ही डेंसिटी का हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने शुगर 4 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दी तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आपको देखने में अलग लगेगा। सेम वे में यहाँ पे क्या है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, कंपोजिशन ऑफ वाटर, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो चेंज होता जा रहा है, चेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉलीफेजिक, मोर देन वन फेज। ठीक है, और यू कैन से मोर देन वन अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कितना थिकनेस है उस प्रोटोप्लाज्म का। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? ओके, अब इस डिफरेंट डिफरेंट फेज को और इनके इंटर कन्वर्जन को देखते हैं। पीएच इज 6.8, 6.8 पीएच का मीन्स है स्लाइटली एसिडिक। अगर आपको 6.8 नहीं लिखा हुआ है और वो पूछ रहा है कि प्रोटोप्लास्ट का पीएच जो होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक। ओके, मतलब 7 है जस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल से थोड़ा सा ही 6.8, 2 पॉइंट कम हुआ है, तो दैट इज स्लाइटली एसिडिक। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर नहीं पता है किसी को तो लिख लो, 7 to 14 होता है, ये है बेसिक का रेंज। 1 to 7 ये होता है एसिड का रेंज, एंड 7 पीएच होता है न्यूट्रल। नाउ जो इसमें अब कंपोजिशंस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं, उस फेज का एक चीज बहुत क्लियर है कि कहाँ पे मैक्सिमम जेल स्टेज है, कहाँ पे मैक्सिमम सॉल स्टेज है। क्लियर? सॉल, आप सॉल वर्ड से जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये सॉलिड होना चाहिए, बट उल्टा है यहाँ पे, दिस इज फॉर द लिक्विड। अब इसमें आपको ये देखना है कि जेली, जेली और लिक्विड के बीच में कन्वर्जन, तो देयर इज नथिंग लाइक सॉलिड, तो जेली तो जेल से आ गया। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास लिक्विड का, तो सॉल का मतलब होगा लिक्विड, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। ओके, नाउ लुक एट दिस, द पेरिफेरल सेमी सॉलिड पार्ट इज एक्टोप्लाज्म। पेरीफेरी, पेरीफेरी, जैसे जस्ट सपोज अब मैंने ये एक डायग्राम बनाया, इसकी पेरीफेरी यहाँ कहीं होगी। ठीक है, इसके जो जो इसके चारों तरफ पेरीफेरी पे है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये टुवर्ड्स द पेरीफेरी होता है। हाँ बेटा, एक मिनट ध्यान से सुनो, अभी वही पढ़ा ही रहा। क्लियर? टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रल पोजीशन पे होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द बाहर की तरफ जो भी है, ठीक है, टुवर्ड्स द सराउंडिंग, टुवर्ड्स द बाउंड्री, दैट इज द पेरीफेरी। तो ये वाला पोर्शन जो हो गया आपका, दैट इज सेमी सॉलिड पार्ट, एंड इसको आप क्या कह रहे हो, एक्टोप्लाज्म। जिसको मैंने ब्लू कर दिया, दैट बिकम द एक्टोप्लाज्म। किसको डिवाइड कर दिया मैंने, प्रोटोप्लास्ट को ही डिवाइड किया बेटा,
प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया मैंने एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया? एंडोप्लाज्म। ओके, बिल्कुल एकदम आराम से। तो ये वाला है आपका जो डेंसिटी में हाई है, जेली लाइक है, सेमी सॉलिड है, जेल टाइप है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल दिए? साइटो जेल। अगेन ब्रेक डाउन कर देते हैं, देखो फिर से। साइटो मीन्स सेल, जेल मीन्स सेमी सॉलिड, ये लिखा ही हुआ है यहाँ। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या बचा? द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज लिक्विड। क्लियर? एंडोप्लाज्म और साइटोसोल। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सेंटर पोर्शन, मतलब अभी हम ऑर्गेनल को बात ही नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे सब ऑर्गेनल वगैरह पड़े हो गए, सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। तो हमने एक बाउंड्री के अंदर सेंटर में हमने बोला कि दिस इज, ये वो पोर्शन है जिसकी डेंसिटी कम है और इट लुक्स लाइक अ लिक्विड, इसका अपीयरेंस लिक्विड जैसा है। ओके, तो इसको नाम दे दिया गया, अंदर की तरफ है एंडो। ओके, यहाँ पे भी तोड़ लेते हैं, ये बाहर की तरफ था तो एक्टो, सॉलिड तो है नहीं। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म को ही डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो एक्टोप्लाज्म ये अंदर की तरफ है, सेल में अंदर की तरफ, तो एंडोप्लाज्म। क्लियर? एंडो मीन्स इनर, एक्टो मीन्स आउटर। तोड़ते चलो, सारे ब्रेक डाउन करो। इज इट क्लियर? अब देखो एक सेल के अंदर अभी दो कलर तुम्हें बाउंड्री दिख रही है, तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही पोर्शन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो दो फेस दिख रहे हैं इसके, दो फेस दिख रहे हैं। अभी मैं मार्किंग कर रही हूँ, फिर से बताओ जरा सबको, दिख गए दो फेस या नहीं? एक ये फेस दिखा, एक ये फेस दिख रहा है। तो जब दो फेस आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज मोर देन वन फेज। चलो, मोर देन वन फेजिक। ओके, तो वही क्या हो गया? पॉलीफेजिक। और वो कोलाइडल क्यों है? क्योंकि प्रोटीन प्लस वाटर, मैक्सिमम कंटेंट वाटर का है देन प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, so the peripheral and semi-solid part is known as ectoplasm or cytogel, and the central part of protoplasm is liquid that is known as endoplasm or cytosol. Although you must be clear about that it is not separated by any boundary. कोई बाउंड्री नहीं है अंदर जो इनको सेपरेट कर रही है। दैट्स वाई आप कुछ ऐसा देखो जो मिक्स हो सकता है, किसी आप कलर ले रहे हो, कलर ऑलरेडी वाटर बिखरा हुआ है, वाटर आपने फैला दिया है टेबल पे, वाटर फैला हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे समथिंग लाइक आपने, आपका कलर गिर गया, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बाउंड्री होगी जहाँ पे कलर वाटर में मिक्स हो रहा हो। ठीक है, ये आपका कलर है, ये वाटर में मिक्स हो रहा होगा, इस तरीके का अपीयरेंस आपने देखा है। एक ऐसा जोन दिखेगा जो मिक्सिंग को शो करे एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देखो। अगर आप खड़े होके एक क्षितिज में एक दूर तक देख रहे हो, मांडवी पे खड़े हो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि समुद्र और आसमान दोनों मिल रहा है। ये भी आपने व्यू देखा होगा। तो देयर इज सर्टेन काइंड जहाँ पे जो बाउंड्री नहीं है वो कहीं ना कहीं आपस में मिक्स आपको दिखते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई इंटरनल सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। दैट्स वाई एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म की तरफ आ सकता है, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म की तरफ जा सकता है, और फेज इनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म। ओके, इज इट क्लियर? क्या पूछ रहे हो? सानिका, ड्यूटोप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया ना कि आपको एवरीथिंग इज देयर फॉर्मिंग बाय द रिजल्टेंट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड अगेन दे आर यूटिलाइज्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, both are the different kind of reaction but collectively we call them metabolic process. The product of metabolic process, product of protoplasm is known as deutoplasm.
जो भी चीज बनना है, जैसे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे एंजाइम्स बन रहे हैं तो वो भी ड्यू टू प्लाज्मा है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे अभी आपने देखा फॉस्फेट के क्लोरिफिकेशन हो रही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पैक्ड होगा तो भी वो ड्यू टू प्लाज्मा है। मैं कहूँ कि यहाँ कुछ हॉर्मोन्स बनेंगे तो भी वो ड्यू टू प्लाज्मा है, स्टेरॉइड बन रहे हैं तो भी वो ड्यू टू प्लाज्मा है। ठीक है, वॉट एवर आपका केराटिन, आप जो भी चीज आप जानते हो, एल्बुमिन, वॉट एवर जो आप प्रोटीन्स के नाम जान रहे हो, एवरीथिंग इज resultant of that particular reactions, group of reaction taking place inside a cell, or you can say inside the cytoplasm, protoplasm. तो उनको collectively we call them tube. ये क्लियर हुआ अभी जो पढ़ा रही थी मैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, सभी को क्लियर है? अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these enzymes and proteins, that protoplasmic water become the colloidal. वेरी गुड। ओके, नाउ ये एक सिंपल सा आपको इमेज बना लेना है जो अभी मैंने आपको ड्रॉ भी करके एक्सप्लेन किया। एक्टोप्लास्ट, साइटोजेल एंड एंडोप्लास्ट, साइटोसॉल। एक ही कंफ्यूजन होता है कि सॉल को सॉलिडिफाई से लेते हैं, दैट्स वाई माइंड में ये सेट हो जाता है कि जेल से सॉल का बनना मतलब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना, जिसको आपको ध्यान में रखना है। जेल ऑलरेडी जेली है, सेमी सॉलिड है, और सॉल यहाँ पे लिक्विड के लिए यूज होता है। दिस इज द रीजन The protoplasm is said to be polyphasic. इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपको एकदम। You should be very clear what is polyphasic condition. The major component of protoplasm are water and protein. Both together forms a colloidal solution. Already explained. Is it clear? Any confusion? अब पहले जो नीट का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये सारी थेरीज आती थी कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, बट लेकिन अभी जो सिलेबस है उसमें श्रिंक हो चुका है, तो हमें ये थेरीज डिटेल में नहीं देखना है, बट हमें ये जानना है कि जो मैक्सिमम जो एक्सेप्टेड थेरी है दैट इज क्रिस्टलो कोलाइडल थेरी गिवन बाय कॉलिकर। We don't ever get confused with the colloidal theory. That is the crystallo कोलाइडल थ्योरी। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनके क्रिस्टल फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये सारी थ्योरीज के बस नेम एंड साइंटिस्ट याद रखना है। रेटिकुलर थ्योरी given by Hanstein, fibrillar theory given by Fleming, alveolar theory given by Bushley, granular theory given by Altman. ठीक है, ये फाइब्रस को डिनोट करता है, ये सर्टेन पैकेट्स एल्वोलाई को डिनोट करता है, ये डॉट 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 ग्रैन्यूल को मतलब प्रिफर करता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर है। प्रोटोप्लाज्म में जो है उसमें सैक प्रेजेंट है, एल्वोलाई प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द रेटिकुलर थ्योरी। और कोलाइडल थ्योरी समहाउ रिलेट विद द crystallocolloidal theory because they already explained that it is a colloidal solution, but then later it is modified by that the presence of crystals in a colloidal solution, and finally given that the protoplasm is the crystallocolloidal solution. Is it clear? बच्चा क्लियर? ये क्या है जो मैंने आपको साइंस को बताया था ना कि व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो सभी लोग कुछ हाइपोथेसिस देते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरी देते हैं, तो दैट ऑल इन क्रोनोलॉजी एक टाइम फ्रेम में ये गिवन थ्योरीज हैं फॉर व्हाट, फॉर द फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म है क्या, कैसा है, इसकी अलग 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 थ्योरीज दी गई थी जो अब डिटेल में नहीं आती, इसलिए हम बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। बस बस हमें क्या करना है, साइंटिस्ट और गिवन थ्योरी याद रखनी है।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। इसमें ग्रैनुलर थ्योरी भी पूछी जाती है, तो मार्क कर लेना। अल्टमान कोलाइडल थ्योरी, ग्रैनुलर थ्योरी एंड क्रिस्टलो कोलाइड। अभी देखो यहाँ पे फिजिकल नेचर की बात हो रही थी कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली प्रोटोप्लास्ट किस तरीके का नेचर शो करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं अब अपन उसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें। दैट्स व्हाई आपके बेसिक लेक्चर में मैंने स्टार्ट ही किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोलैबोरेट होती रहेगी, तभी आपकी कंप्लीट बायोलॉजी का फ्रेमवर्क तैयार होगा। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, बार बार बोल रही है मैम कि बहुत ज्यादा वाटर होता है और उस वाटर में प्रेजेंट है प्रोटीन। तो इफ यू रिलेट इट विद द शुगर सिरप, ओके, देन water is water and protein is like a sugar, and finally जो आपका बन रहा है that is the colloidal solution। इतने अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए बेटा ये कि लेक्चर सुनते सुनते सब चीजें ये दिमाग में बैठ जाए और ध्यान हो जाए, क्योंकि जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगी ना तो मुझे मेरे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैकेनिक्स कहीं पे भी रटना ना पड़े कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्रोटीन्स जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से रोल प्ले करेंगे, एनर्जी ट्रेवल कैसे होगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्योंकि आपको सेल एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ और कुछ भी होता है पहले ही मैम ने बोला है, तो 2 to 3% लिपिड, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें आपके सारे सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस तरीके से इनऑर्गेनिक आयंस जो वहां पे प्रेजेंट है वो आ जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? It clearly indicates that the major component are water and proteins, so protoplast exhibit colloidal nature। अब ये कभी भी आपके दिमाग से जाना ही नहीं चाहिए, इसको पढ़ने के लिए दोबारा खुले भी ना बुक, इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि why protoplasm is colloidal in nature, because it there is presence of water and protein। ठीक है, वाटर एंड प्रोटीन में ऑलरेडी 85 to 20 85 and 20% आपको दे रहा है कि वाटर और प्रोटीन्स लगभग प्रेजेंट है। फिर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में लिक्विड भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये सब यहाँ पे रिएक्शंस चल रहे हैं बेटा। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 3000 रिएक्शंस चलते हैं एक सेल के अंदर। बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है इनसाइड अ सिंगल सेल। आपको अगर लेबोरेटरी में हम कहें कि बेटा जी आज प्रैक्टिकल है, आपको अमोनिया गैस का प्रोडक्शन या समथिंग लाइक आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, चलो एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है केमिस्ट्री में, टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट करने में बच्चा लोग का हालत खराब हो जाता है, इतना ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करना होता है, सॉल्यूशन की रिएक्शंस को देखना होता है कि ये कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर, आपको इसमें बहुत सारी एक्यूरेसी चाहिए, और ये आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके पिपेट पे रीडिंग आती रहती है कि कितना गया, एंटर कितना हुआ, यहाँ पे आपको पता है कि कितना सॉल्यूशन, फिर वो किस ड्रॉप पे वो कलर को चेंज करेगा, दैट इज द टाइट्रेशन फिनोमेना। तो बेटा आप ये समझो कि आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करने में इतना एक्यूरेसी करना पड़ता है, यहाँ तो छोटी सी एक सेल है माइक्रोमीटर में, उसके अंदर इतने सारे रिएक्शन चल रहे हैं और वेरी वेल कंट्रोल्ड मैकेनिक्स। इसमें अगर डिस्टरबेंस हुआ तो you will face certain kind of abnormality that result in certain kind of disease। That is the beauty of biology। ये तो मैं बीच बीच में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको आगे जाके डॉक्टर ही बनना है, तो ये सब पढ़ाई का कहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो हमेशा आपको रहना चाहिए। तो केमिकल कंपोजिशन क्लियर है, फिजिकल नेचर क्लियर है, प्रोटोप्लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी क्लियर है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आपको ये पूरा पोर्शन नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स।
तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है, दैट्स वाई हमने इसे क्या बोला कि इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. क्रिस्टलो कोलाइडल इज मोर क्लियर. तो ब्राउनियन मूवमेंट, यू नो ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट. ओके, नहीं पता, चलो सुनो. ब्राउनियन मूवमेंट कैसे है? अच्छा सुनो सुनो, सब सुनो, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं. एक कोई भी सॉल्यूशन है तो बेटा इसके अंदर सॉल्यूट इस तरीके से बड़े होंगे. क्लियर? तो इस सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में सॉल्यूट, यू नो ना, सॉल्यूट जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ये सब समझ में आता हो तभी आगे पढ़ना. ये तीनों वर्ड पता है आपको? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन. ओके, वेरी गुड. जैसे मैं बोलूं सुगर, वाटर, sugar syrup. Okay, तो that is solute, this is solvent, this is solution. तो आपको पता है जब इस सॉल्यूशन के अंदर आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर सर्टेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. ये मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में अपनी काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और मूव कर रहे हैं. इनका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है. दैट मूवमेंट इज ब्राउनियन मूवमेंट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू लाइट. अगर आप इसमें लाइट को फोकस कर रहे हो, लाइट दोगे इस सॉल्यूशन में तो ये लाइट इसमें ऐसे स्कैटर्ड होगी. ओके, दैट इज द टिंडल इफेक्ट. ओके, लाइट का नेचर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू लाइट. दिस इज सॉल्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. देन सॉल्ट जेल स्टेट अभी आज ही देख लिया अपन ने. ठीक है, लिक्विड से सेमी सॉलिड में चेंज, ये भी बिहेवियर है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है. सब केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है बेटा. इलेक्ट्रिकल चार्जेस अभी मैंने तुम्हें ड्रॉ किया था, Na प्लस प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, क्लोराइड माइनस. ठीक है, तो यू विल सी प्रोटॉन प्लस, यहाँ कुछ प्लस चार्ज है कुछ माइनस चार्ज है, फॉस्फेट रहेगा माइनस. तो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ आयनिक कंपोनेंट. आयनिक कंपोनेंट जो होंगे, जैसे जस्ट सपोज मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा है. जैसे आपको नर्व इम्पल्स जब हम पढ़ाएंगे तो यू विल गेट कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ज्यादा होता है, पोटेशियम जो है सेल के अंदर ज्यादा होता है. और एक रिजल्टेंट इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके चार्ज का डिफरेंस हमेशा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है अपने. ओके, तो इस चार्ज के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये आयनिक बैलेंस बनाते हैं कि कितने इधर रहने हैं कितने इधर रहना है. नहीं समझ में आया? सिंपली आप इतना समझो कि यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट हैं उन आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे जनरेट हो जाएगा. इफ यू ड्रॉ सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो चार्ज होते हैं दैट इज एक मिनट बेटा, अभी हम यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताते. वैसे -70 मिली वोल्ट का चार्ज होता है. आप बस अभी इतना समझो कि यहाँ पे जो चार्ज का डिफरेंस है ना, रिजल्टेंट चार्ज डिफरेंस, दैट इज ऑलवेज हाई. पॉजिटिव चार्ज हायर टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड नेगेटिव चार्ज इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके, अब आप कहो कि यहाँ से पॉजिटिव को इधर मूव कर दें, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इधर पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं, बट हायर क्या है? निगेटिव चार्ज. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट इस साइड हायर है एंड दिस साइड द पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स रिजल्टेंट हायर. ओके, तो यू विल फाइंड आउट कि सिंपल सी मैथ है, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, इनके बीच में माइनस होगा, तो आपको रिजल्टेंट एक पोटेंशियल दिखेगा, एक चार्ज पोटेंशियल दिखेगा जो कि इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया? सिंपल सी बात है. ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर पॉजिटिव, जिधर निगेटिव चार्ज ज्यादा है
उधर नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आयनिक आयनिक इनऑर्गेनिक आयनिक मॉलिक्यूल्स एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है जिनके ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं। ठीक, वेरी गुड, इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो नेचर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही है। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। हेडिंग ही है, देखो बेटा हेडिंग ही है ऊपर, प्रोटोप्लाज्म हैज सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ओके, नेक्स्ट है डायलिसिस। डिफरेंट डिफरेंट आयंस का डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखेगा। डायलिसिस, विस्कोसिटी अगेन थिकनेस से रिलेटेड है। अभी आप नोट डाउन कर लो सारी चीजें, सभी आप सॉल्यूशन प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में। विस्कोसिटी, कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस इज रिलेटेड टू कोहेजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोहेजन एंड एडेशन अगर मैं लिखूं तो दोनों में डिफरेंस आपको पता है? ओके ओके, कोई बात नहीं, सुनो अभी ध्यान से। अभी मैं कहूं कि ए बी एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ए और बी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ, पूरी इनकी प्रॉपर्टीज है जो आपको पूरा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स भी पढ़ना होगा, फिजिक्स में भी आएगा ये, केमिस्ट्री में भी आएगा, और बायोलॉजी में भी जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाएंगे तो वहां फिर से आएगा। तो अभी बस इतना समझो, ये एक मीडियम है, मीडियम में ए और बी प्रेजेंट है, हो सकता है बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट हम कंसीडर किए कि सपोज ए एंड बी आर देयर इन अ मीडियम। तो ए से जब बाइंड करेगा, ध्यान से सुनना, सेम मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करते हैं, दैट इज द कोहेजन। ओके ओके, ए है और ए एंड बी से बाइंड करके, ओके, तो ये जो ए और बी के बीच में बाइंडिंग बनी है, जो ए बी से जुड़ रहा है, दैट इज नोन एज एडेशन। तो एडेशन जब होता है तो एडहेसिव फोर्स आता है, कोहेजन जब होता है तो कोहेसिव फोर्स होता है। इतनी सी बात समझ में आई? जस्ट सपोज बेटा कुछ ऐसी चीज है जो आपको जोड़ रही है, आपको आपको आपके भाई बहन से, आप एक फैमिली के अंदर जो जुड़े हुए दैट इज द कोहेसिव। क्लियर? आप जब अपने किसी दोस्त से जुड़ रहे हो तो दैट इज एडहेसिव, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंट पैरामीटर। क्लियर? कुछ सिमिलरिटी होंगी तभी ये इससे एडेयर हो रहा है। ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में थॉट प्रोसेस मिलती होंगी, या नॉर्थ और साउथ पोल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलता है जो वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जब आप सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग देखते हो तो दैट इज नोन एज कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वहां पे। और जब वो मॉलिक्यूल, वो पूरा सॉल्यूशन दूसरे से किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज एडेशन, और वहां पे एडेसिव फोर्स होगा। अब एक एग्जांपल और दे रही हूँ मैं इसका, जो आप डेली रूटीन में कर रहे हो, और उससे ध्यान देना। आप सभी, अभी आपके आसपास हो सकता है आप वाटर बॉटल लेके भी बैठे हो, तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करना। देखो इसको कोई ऐसे नहीं लेगा कि मैम बकवास वकवास कर रही है, ठीक है, मैम पढ़ा ही रही है। तो वाटर लेना, वाटर को आप अपने ऐसे जगह पे सरफेस पे करना, घर में गीला मत करना, ज्यादा डांट वाट पड़ जाए मम्मी से। तो सिंपली थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर थोड़ा सा एक ढक्कन में लेके फ्लोर पे गिराओ या अपने टेबल पे गिराओ, पोर करो वहां पे। किया आपने? करो, देखो आज ये चीज कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके माइंड में। कोई ऐसे में बड़ी चीज नहीं बता रही हूँ, जस्ट डू इट। ज्यादा डांटनी पड़ेगी, थोड़ा सा पानी गिरा तो कोई नहीं देखता, पूछ देना बाद में, काम किया करो थोड़ा। किया आपने? फटाफट, फास्ट फास्ट, वापस आना बायोलॉजी पे। किया? पानी लेके आता हूँ, ओके। चलो, जो लेके बैठे थे पानी लेके बैठा करो। तो पानी आपने गिराया, अब आपके पास फिंगर जो है, आपकी फिंगर जो है उसको इस पानी में डिप करो।
और ये आपने बहुत बार किया है, खेलते-खेलते दिमाग अनकॉन्शियस माइंड में आप घर पे टेबल पे खाना खाते रहते होगे, अगर पानी गिरा हुआ है और पापा कुछ बोल रहे हैं, तो आपका हाथ उस पानी की बूँद पे जाएगा और आप उससे डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइन बनाओ। अब खींचो इस पानी को जो आपने गिराया है उसको खींचो। और अगर इस पे कोई फ्लो हो मतलब लेवल हो मतलब हायर टू लोअर, जैसे आप अपने किसी कार्डबोर्ड वगैरह पे गिराओ और आप उसको थोड़ा-सा टिल्ट करो तो यू विल फाइंड कि एक तरफ जिधर वाटर जा रहा है उसके ही पीछे-पीछे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? किया आपने ऐसा? इस तरीके का आपको दिखा ऑब्जर्वेशन? हुँ? सबके साथ हुआ? आपने एक साइड से फिंगर से उस वाटर जो आपने डाला था, उस वाटर को आपने फिंगर से खींचा, तो बाकी पीछे का भी वाटर उस साइड में आया क्या जिसको आपने टच भी नहीं किया था? हुआ सबके साथ ऐसा? किया? हो गया? वेरी गुड। तो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो अंदर वाटर वाटर आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज़ वेरी कोहेसिव बॉन्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल और जो इसको गुड सॉल्वेंट बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ टेल मी आपकी फिंगर जो है वो सूखी है या गीली है इस टाइम? वेट है या ड्राई है? जिससे आपने टच किया था? उसने आपके फिंगर को वेट किया होगा, डेफिनेटली वेट हुआ होगा। वेट है? तो वेट फिंगर और अब तुम लोग बता दो, इतने तो स्मार्ट मेरे बच्चे हो, बताओ फिंगर और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर गया? कौन सा फोर्स है? कौन सी प्रॉपर्टी आई? एडेसिव या कोहेसिव? एडेशन फोर्स। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमें कोहेसिवनेस दिखती है जस्ट बिकॉज वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वाटर मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली कोहेसिव बॉन्ड से एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। दैट्स व्हाई कोलाइडल प्रॉपर्टी में आपके यहाँ पे है कोहेसिवनेस। इज इट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब इस चीज को दिमाग में रखना और जब भी आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, तो मैथ्स वाले बच्चों से आगे आके बोलना प्लीज, है ना? क्योंकि आपकी मैडम ने आपको हिडन एक इंफॉर्मेशन दे दी है और एक्सपेरिमेंटली दी है, तो ये दिमाग से जानी नहीं चाहिए। ओके, फिर है रिएक्शंस। रिएक्शंस जो चलते हैं क्योंकि स्लाइटली एसिडिक पीएच है बेटा, स्लाइटली एसिडिक पीएच है। अब इसके अल्कलाइन होने के चांसेस हायर है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिएक्शंस चलते हैं, अब आप बस इसको इसको समझ लो कि मोस्टली दे आर अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, मोस्टली रिएक्शंस जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। दैट इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? सारी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, फिजिकल मोशंस आ गए, फोर्सेस आ गए, एवरीथिंग इज शुड बी क्लियर। दैट्स व्हाई आप प्रोटोप्लास्ट को क्या कहते हो? कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक पैरामीटर लिख लो, जो अभी प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हो उसमें भी और अंदर अगर हम जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब प्रोटीन को भी आप तोड़ रहे हो और एलिमेंटल लेवल पे बात करोगे, एलिमेंट के लेवल। ठीक है, तो यू विल फाइंड गैसेस फॉर्म में आप देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, डिजोल्व होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, जो आपका ब्लड आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना बेटा, सांस ले रहे हो, वो ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आरबीसी ब्लड के थ्रू आपके हर एक सेल तक पहुंच रही है, तभी सेल की फंक्शनैलिटी चल रही है। बिकॉज सेल नीडेड 62% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है कार्बन। क्योंकि एवरीथिंग हर कंपोनेंट में कार्बन आएगा। प्रोटीन है वहां पे कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है वहां पे कार्बन है,
फैट है वहां पे कार्बन है, एवरीवेयर देयर इज कार्बन, डीएनए पढ़ोगे वहां पे कार्बन है। ठीक, सारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म में सेकंड कंपोजिशन किसका हाई हो गया? कार्बन का। फर्स्ट ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, देन फॉस्फोरस। इतने तो आपको नोट डाउन करने हैं। although you know you have an idea कि there are certain many types of elements are present and their concentration varied from cell to cell. location of cells, organs किसमें है वो पर्टिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका कंसंट्रेशन वैरी भी कर सकता है, बट दिस इज जनरल। एलिमेंट लेवल पे जब पूछेगा तो आप वाटर मॉलिक्यूल को नहीं बोलोगे हायर, देन यू विल योर आंसर इज ऑक्सीजन इज द अबंडेंट एलिमेंट, सबसे हायर कंसंट्रेशन में जो प्रेजेंट होगा दैट इज ऑक्सीजन। नाउ बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की। साइक्लोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट और यू कैन call it cyclosis or you can call it streaming movement। streaming movement, stream आजकल एक वर्ड तुम सुनते होगे, उसने अपना वीडियो स्ट्रीम कर रखा है, क्लियर, लाइव आ रहे हैं, स्ट्रीमिंग होने वाली है। तो स्ट्रीमिंग मतलब कुछ चल रहा है, ठीक है, समथिंग इज गोइंग ऑन। तो उसी तरीके से प्रोटोप्लास्ट जो आपको ये दिख रहा था सेल जॉल वाला, जेल सॉल वाला स्टेज, उसमें क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ ये स्टैटिक नहीं है, दैट प्रोटोप्लाज्म इज नॉट एन स्टैटिक सॉल्यूशन। ओके, स्टैटिक नहीं है तो मतलब इसके अंदर मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट के लिए यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है क्या, सीलिया प्रेजेंट है क्या? नहीं, ये तो प्रोटोप्लाज्म है, तो सॉल्यूशन मूव कर रहा है, ठीक है। जो ब्राउनियन मूवमेंट दिया था वो मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोहेजन कर रहे हैं, कोलेजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, अडेयर हो रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। तो वहां पे आपको एक मूवमेंट दिख रहा है, और जिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसके पास एक स्केलेटन सिस्टम हो जिसको वो मूव करा रहा है। नहीं समझ में बात आई? फिर से सुनो ध्यान से, फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को देखो। अगर मैं कहूँ कि बेटा जिस तरीके से अभी तुम्हारे हाथ में पेन है, पेन को लो और उसको ऊपर नीचे हाथ को लेके मूव करो, पेन को उल्टा करो, पेन को सीधा करो, हाथ को अंदर करो, हाथ को बाहर की तरफ मूव करो, तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी फिंगर मूव कर रही हैं, आपका शोल्डर से एक मूवमेंट हो रहा है, एक एल्बो से मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें मूव कर रही है। ओके, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, ये मूवमेंट तो आप करा रहे हो, नोइंगली करा रहे हो, ये सब हो जाता है वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं इसको। आप वॉलंटरी अपने हाथ को अपने इच्छा अनुसार घुमा रहे हो, लेकिन ये हाथ अगर इसके अंदर से मैं स्केलेटन को निकाल दूं, जस्ट इमेजिन तुम्हारी बोन्स को, जो हैंड बोन्स हैं उनको मैं निकाल दूं, तो तुम्हें फिर बोलूं बेटा जी जरा अपना हाथ घुमाओ, तो क्या तुम अपने मस्कुलर स्ट्रक्चर को, स्किन को, यू विल फाइंड आउट कि ये रोटेट होगा? जस्ट इमेजिन करके बताओ, क्या वो रोटेट होगा? क्या वो रोटेट होगा? मैं कहूँ अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाओ, क्या तुम उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। दैट विल बिकम लाइक अ सर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको कोई रिजिड बॉडी अंदर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है जिसको आप मूव करा पाओ, कोई जॉइंट्स नहीं है जहां से मूव हो। दैट्स वाई यूकैरियोटिक का नेचर होता है कि यहाँ पे साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। जस्ट अब इसको ऐसे समझो, ये सेल की बाउंड्री हो गई, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट। ओके, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स ने अंदर की तरफ एक नेटवर्क बना दिया है, और इस नेटवर्क, ये नेटवर्क तुम्हारा उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर डूबा हुआ है। सेम लाइक कि आपके पास हैंकी है, आपने रुमाल लिया है, रुमाल में आप, अगर मैं बोलूं बेटा इस साइड से खींचो, तो आपकी रुमाल के जो धागे, आप बहुत फाइन देखो किसी भी कपड़े को, किसी भी क्लॉथ को, जो आप टी शर्ट वगैरह पहने उसमें भी आप फाइन देखो, तो आपको उसमें बारीक 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 थ्रेड के आपस में कनेक्शंस दिखेंगे इस तरीके से, तब वो कहीं ना कहीं जाके आपका बड़ा डिजाइनर सा फ्रॉक या टी शर्ट या एकदम रॉकिंग सा जींस कार्गो टाइप की ड्रेस बनती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो बेसिक्स तो यही है कि वहां पे थ्रेड्स आपस में ज्वाइंट होंगे तभी वो क्लॉथ बनाए। देख रहे हो तुम लोग, सब ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो इस केस में यू विल फाइंड आउट कि आप अपने टी शर्ट को, अपने हैंकी को एक पोर्शन से अगर पुश करते हो तो इसके पीछे ये वाला पोर्शन आएगा। क्लियर है? ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये फट नहीं जाएगा, क्योंकि फाड़ने फाड़ने के लिए एक अलग प्रेशर लगना है, एक अलग फोर्स लगना है, ठीक है। और जैसे कोई पुराना कपड़ा लो, अब यहीं पे हम एक एक्सपेरिमेंट और बता देते, कोई पुराना कपड़ा है, उसको तुम थोड़ी सी फोर्स लगाओ, यहाँ पे ये पोर्शन को इधर खींचो, इसको उधर खींचो, तो वो बीच से टेयर ऑफ हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, तो फटते वक्त एक चिर सी आवाज आएगी, वो क्या हो रही है, ये सारे थ्रेड आपस में जो ज्वाइंट हैं, जो बॉन्ड हैं इनके बीच में, वो टूट रहे। अब वापस से आ जाते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म के भी अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो कि जिस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही उसके चारों तरफ मतलब प्रोटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम कह रहे हैं ए, ओके, इस पोर्शन को कहा हमने बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। हम कहें ए को रोटेट ऐसा करो कि ये इस कॉर्नर पे आ जाए, तो बी अपने आप इस कॉर्नर पे चला जाएगा बेटा। समझो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आए तो दो और पूछो। अगर हमने ए को रोटेट किया तो बी भी रोटेट हो जाएगा ना, सभी एग्री कर देना, ठीक। तो यहाँ का जो भी सॉल्यूशन था, जो भी कोलाइड था, जो भी प्रोटोप्लास्ट था, वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, और यहाँ का कोलाइड क्योंकि इस डायरेक्शन से इसने पुश किया था, तो ये कोलाइड पहुंच गया इधर। अब देखो, दिस इज वेरी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है जो लिख देता है बुक में, दिस इज वेरी वेरी मच हाईली कोऑर्डिनेटेड। अगर ये इस साइड आ जाएगा, ए इधर आ रहा है, बी भी इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या, ये तुम साइक्लोन समझते हो ना, टॉर्नेडो साइक्लोन, तो यहाँ पे तो बस हो गया, एक हार्मोनी तो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ये इधर आने को लड़ रहा है, ये इधर आने को लड़ रहा है, तो बस बवंडर खड़ा कर दो बीच में। इस तरीके का कोई केस नहीं होता है, बड़ा स्मूथली सब कुछ चलता है। तो उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, ठीक। तो इसमें कौन कौन रोल प्ले किया, इसमें स्केलेटन रोल प्ले किया है, इम्पॉर्टेंट, और ये स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। इज इट क्लियर बच्चा? तो यहाँ पे स्केलेटन हो गए, किस चीज को मूव करा रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि वो प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है, लेकिन वो प्रोटोप्लाज्म मूव किसकी वजह से किया है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्केलेटन विच इज मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो आ जाते हैं बात। अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो हो गया रोटेशन, दूसरा हो गया सर्कुलेशन। या तो वो सर्कुलेट करे इधर से उधर, या तो वो एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। इन दोनों को समझते हैं जरा। रोटेशन क्या कह रहा है, अब आप जब भी कोई चीज रोटेट करते हो तो आप बहुत छोटे से समझ रहे होगे कि एक रोटेशन के लिए पैरामीटर है। हम लोग घड़ी को, क्लॉक को पैरामीटर ले लेते हैं, कैसे बोलते हैं, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने। तो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन का हमने डायरेक्शन कैसे सेट कर दिया, घड़ी है, ठीक है, जस्ट सपोज ये घड़ी है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे तो चलती नहीं है बेटा, इस डायरेक्शन में चलती है, तो दैट बिकम क्लॉकवाइज। क्लियर? इस डायरेक्शन में मूव किए, क्लॉकवाइज हो गया। जो कंटेंट है, जो प्रोटोप्लास्ट कंटेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लियर? जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। अगर ये इसका अपोजिट इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो दैट बिकम एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, कुछ इसमें कंफ्यूजन, इस तरीके का मूवमेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, रेड वाला हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? ठीक है। This is the movement of the protoplasm along the cell wall in clockwise और anti-clockwise direction। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल के रिस्पेक्ट में ही आप देख रहे हो, क्योंकि घड़ी घड़ी को तो आप स्टेबल रखते हो ना बेटा, घड़ी स्टेबल है, उस पे
सुई घूम रही है आपकी, तो आप मूवमेंट देखते हो। ठीक है, आप घड़ी को भी घुमा दो तो ये सबका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, घड़ी भी घूम रही है। ओके, तो कांस्टेंट दिखेगा, जैसे जैसे सुई घूम रही है वैसे वैसे आप घड़ी घुमाओ तो हमेशा सुई आपको यहीं पे दिखेगी। तो मीन्स क्या है कि सेल वॉल के रिस्पेक्ट में अंदर का सॉल्यूशन, अंदर का मीडियम मूव कर रहा है, दैट इज द मीनिंग। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब वो क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव नहीं करेगा। नाउ एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखना है आपको। क्लॉकवाइज का एग्जांपल है सेल्स ऑफ हाइड्रिला प्लांट है, हाइड्रिला में देखा गया, एंड एंटी क्लॉकवाइज सेल्स ऑफ वेलिस्नेरिया। इनके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट को स्टडी किया गया तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका मूवमेंट देखा गया। नाउ व्हाट इज सर्कुलेशन? सुनने में तो रोटेशन जैसा ही लग रहा है, ठीक है, सुनने में तो रोटेशन जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो सर्कुलेट कर सकता है, हो सकता है किसी बॉडी के पास, जैसे सेंट्रोजोम में बताऊं तो सेंट्रोजोम की अपनी एक बाउंड्री होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे डिफरेंट, लेकिन उसके पास एक अपनी बाउंड्री है। इस बाउंड्री इतनी दूरी तक कोई ऑर्गेनेल या कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकता है, ये क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। ओके, तो इसके हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया हो यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कुछ अनदर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और बाहर पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर बेटा? तो उसको कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन की मूवमेंट वहां पे दिखेगी अराउंड अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल। फिर आप ऐसे समझ लो कोई स्मॉल वैक्यूल है, इस वैक्यूल के चारों तरफ इस डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है, और इस वैक्यूल के चारों तरफ इस डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है, थोड़े थोड़े एरिया। क्लियर? ये थोड़ा छोटा सा एरिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो रिजल्टेंट आपको प्रोटोप्लास्ट के अंदर रोटेशन भी दिख रहा है। ओके, क्लियर? This is the movement of protoplasm in different directions around the number of small vacuoles. तो ये मेन प्रोटोप्लास्ट के अंदर चलने वाला छोटे छोटे मूवमेंट हो गए जो सर्टेन सेलेक्टेड लोकेशंस पे रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन को शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वैक्यूल या ऑर्गेनल के रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी जा रहा होगा आई नो, बट फिर भी समझ में आ गया। स्टैमिनल हेयर, स्टैमिना, स्टैमिन बोलते हैं, स्टैमिन मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उस पे प्रेजेंट हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंसिया एग्जांपल। क्लियर? शूट हेयर ऑफ बिगोनिया, शूट मतलब स्टेम, बी कैपिटल कर लेना, बिगोनिया प्लांट है, तो बिगोनिया के स्टेम पे जो हेयर्स प्रेजेंट हैं वो इस तरीके का सर्कुलेशन उनके अंदर रिपोर्टेड है। तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करोगे, ये सारे नोट्स आपकी बनी होनी चाहिए, मॉड्यूल में भी पॉइंट्स होंगे, फिर भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें। Protoplasm is a living substance showing nutrition, metabolism, growth and irritability. मैडम, न्यूट्रिशन तो समझ में आया, मेटाबॉलिज्म समझ में आया, इरिटेबिलिटी क्या आ गया? प्रोटोप्लाज्म में इरिटेट होता है, इज इट ट्रू? यस बेटा, इट इज ट्रू। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म इरिटेट होगा, कोई अनवांटेड चीज आ गई तो उसके रिएक्शंस अलग होंगे, कोई एक्सेस चीज है उसके अंदर तो उसके रिएक्शंस अलग होंगे, तो दैट इज द रिस्पॉन्स विद केमिकल्स। क्लियर? वो एक तरीके का इरिटेशन शो करेगा। तो प्रोटोप्लास्ट इज अ लिविंग सब्सटेंस शोइंग, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको सिंपल थोड़ी भी याद हो तो उसमें आप जानते हो कि मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड इरिटेबिलिटी विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई।
ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा लोगों का नेचर कैसा होता है, कोई बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, किसी का पेशेंस लेवल हाई है, ठीक है। लेकिन चलो एक तरीके से पेशेंस लेवल हाई है, सर्टेन बी है, बी बहुत शांत किस्म का बंदा है, इसका पेशेंस लेवल हाई है, इसके 4 दोस्त मिलके इसको छोड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ये बोला ठीक है लेट गो लेट गो लेट गो। लेकिन ये रोज 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 इसको पिंच ऑफ कर रहे हैं, रोज 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 सर्टेन ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो एक दिन बी के अंदर का शैतान जागेगा और बी भी इरिटेट होकर रिस्पॉन्स करेगा। ओके, दैट इज द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कुछ एबनॉर्मलिटी उसने नहीं किया, उसने एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो किया, क्योंकि हम अपने एटमॉस्फेयर के, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में स्टिमुलेशन को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोटोप्लास्ट के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, इरिटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्लियर, ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, केमिकल हो सकता है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल फिर से देखो, अगर किचन में गए और वहां पे कोई गर्म बर्तन से आपका हाथ टच होता है, आप हाथ को हटाते हो, ठीक है, ऐसा जलने के लिए तो छोड़ नहीं देते, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो माइक्रो सेकेंड में फिनोमेना हो जाएगी, आपके हाथ वहां से हट जाती है, ठीक, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और ये सिर्फ लिविंग के अंदर होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। कहाँ चले गए सर, समझ में आ रही है ना बात। ओके चलो, प्रोटोप्लाज्म इज मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन वही बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और ट्रेवल हो सकती है, जिसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल भी सेल है बेटा, उसके पास भी मेम्ब्रेन है, उसके पास भी प्लाज्मा है, क्लियर। और ये पूरी मैकेनिज्म ही आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स पे वर्क करती है। प्रोटोप्लाज्म minus nucleus is cytoplasm. Cytoplasm minus organelle is hyaloplasm. pH of cytoplasm is ranging between 6.8 भी लिख सकते हो, जो पहले दिया था डेटा वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, प्लस माइनस 0.2, ठीक है। प्लस माइनस 0.2 का मतलब होता है आप इसमें वेरिएशन कर दो तो 6.8 भी करेक्ट है, और इसमें अगर आप 7.1 चले गए जो कि स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा, वो भी करेक्ट है, ठीक है। 6.9 plus 0.2 resultant will be 7.1. Is it clear? तो pH का वेरिएशन स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली अल्कलाइन है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं वो स्लाइटली अल्कलाइन pH में होते हैं। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आई ये सारी बातें। ये हम और समझा देते हैं, हाइलोप्लास्ट साइटोप्लास्ट, ये और एक बार देख लेते हैं चार्ट से, और फटाफट ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर ड्रॉ कर ले। अभी हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में अगर हमें पूरे स्ट्रक्चर को देखना है तो वी हैव टू मूव विद द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या स्ट्रक्चर हो गया, हमें ब्रॉडली दिख रहा है, एक सेल वॉल है, सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल है, और सारा जो प्लाज्मा है एक साथ, हमने सेल सैप को छोड़ दिया जाए जो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर है, सेल सैप को छोड़ दिया जाए तो ऑल द लिक्विड इज प्रोटोप्लाज्म, मतलब इसमें न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया। नाउ प्रोटोप्लास्ट को लेते हैं, एक वर्ड और लिख लो, प्रोटोप्लास्ट, पहले भी बता दिया है। प्रोटोप्लास्ट सेल माइनस सेल वॉल, ओके। प्लांट सेल की अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितना भी स्ट्रक्चर है एंड ऑल प्रोटोप्लास्ट, इसमें सारे ऑर्गेनल वगैरह सब आ जाएंगे बेटा, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, ओके। इज इट क्लियर, बस सेल वॉल को हटा दिया, सेल वॉल को हटा दिया, ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोटोप्लास्ट।
प्रोटोप्लास्ट प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? नाउ प्रोटोप्लास्ट को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो जो न्यूक्लियस की बाउंड्री के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने जिसको घेर रखा है जिस लिक्विड को, दैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट। ये पहले भी बताया हुआ है, किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, तो रुकेंगे इस पे, और बहुत डिटेल में अगर कुछ बात करनी है तो हम करने के लिए रेडी हैं, बट हम सिंपल सी बातें बता रहे हैं अभी जो हमने ऑलरेडी बताई हुई है। फ्लो चार्ट बनाना है आपको। इज इट क्लियर बच्चा? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और मेसोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा दिया जाए तो जो आपका साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल और एवरी स्ट्रक्चर बच रहा है वो क्या है आपका मेसोप्लाज्म। एक एक स्टेप के अंदर जा रहा है। देखो अब साइटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म से हमने साइटोप्लाज्म को उठाया। नाउ लास्ट स्लाइड। प्लांट सेल, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ से हमने स्ट्रक्चर लिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम गए, प्रोटोप्लाज्म को हमने डिवाइड कर दिया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ वी मूव इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हम गए तो मतलब साइटोप्लाज्म का प्रोडक्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे सेल मेम्ब्रेन होगी, और जो भी प्रोटोप्लाज्म जो भी लिक्विड है और वहां पे सेल ऑर्गेनेल है वो सभी क्या हो गया, मेसोप्लाज्म। ओके, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ा, मेसोप्लाज्म के अंदर गए। मेसोप्लाज्म में क्या है, हाइलोप्लाज्म। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज ड्यूटोप्लाज्म, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? एकदम क्लियर लिक्विड होगा, सिर्फ वाटर को अलग कर दिया, बाकी सब उसके मतलब फिलामेंट वगैरह सब अलग हो गए। क्लियर? दैट इज सेल ऑर्गेनल अलग कर दिया आपने, सारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ अलग कर दिया, तो सेल ऑर्गेनल अलग हो गए, प्रोडक्ट अलग हो गए, तो जो लिक्विड बचा दैट इज द हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, ड्यूटोप्लाज्म। नाउ सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए कंटेंट। अब ये कल से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें डीएनए ऑलरेडी तुमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर डीएनए है तो वहां पे आपका एक ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल बन जाता है जिसमें न्यूक्लियस आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, और इन सभी के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। डीएनए ऑल अदर्स सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म में फ्री डीएनए कभी नहीं होता है। डीएनए हमेशा यूकैरियोटिक की बात करें, फ्री डीएनए है मतलब आप प्रोकैरियोटिक में चले जाओ, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोइड आप बोलते हो। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए प्रेजेंट है उसमें आ जाते हैं आपके न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस को कभी कभी हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर में लिखते हैं, ऑर्गेनल नहीं लिखते हैं, बट हमें ध्यान रखना है अभी हम सेल के अंदर सभी चीजों को ऑर्गेनल बोल रहे हैं। डीएनए एब्सेंट, बाकी जितने भी ऑर्गेनल आएंगे उसमें डीएनए एब्सेंट होगा। क्लियर? फिर छोटी सी नॉलेज आपको रखनी है, सेल ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, प्लस न्यूक्लियस में है। जब पूछा जाए तो न्यूक्लियस को भी ऐड करना है, अदरवाइज न्यूक्लियस को हटा लेना है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल बॉडी है, ये बॉस का केबिन है, इसको हम डिफरेंट ही रखते हैं। पूछा जाएगा तो इंक्लूड कर लेंगे, है तो उस बिल्डिंग के अंदर ही है बॉस का केबिन, लेकिन ये बहुत ही हाईली आइसोलेटेड है जिससे इंटरेक्ट नहीं करना है। क्या बोल रहे हो बेटा? लास्ट स्लाइड प्लीज शो, लास्ट स्लाइड आई वांट टू राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रुको एक मिनट। हम्म
यहाँ से सीक्वेंस में आप ले लो प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हम समझे, प्रोटोप्लास्ट एक एडिशनल बताया होगा वो आपको लिखना होगा, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, टी आ जाएगा, बस प्लाज्मा की जगह प्लास्ट आ जाएगा, टी हो गया ये। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म को हमने फिर से डिवाइड किया तो सेल मेम्ब्रेन प्लस मेसोप्लाज्म, ऑल द कंटेंट इज मेसोप्लाज्म। मेसोप्लाज्म को हमने देखा तो फिर वहां पे आता है हाइलोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल एंड ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म आर द प्रोडक्ट, cell organelles are the components and hyloplasm is the same liquid. नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। ऑर्गेनेल के अंदर कहाँ कहाँ डीएनए प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इट इज वी आर स्टडिंग plant cell, that's why here chloroplast should be mentioned. If we study the eukaryotic animal cell, then only mitochondria and nucleus. Rest all other organelles doesn't have DNA. Is it clear? Now double membrane है, डबल है, clear? उसमें आपका आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन लेस में आ जाते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन में सभी आ जाते हैं। इसके अलावा आप जितने भी ऑर्गेनल पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी देखोगे, लाइसोसोम देखोगे, वैक्यूल देखोगे, पैरोक्सिसोम देखोगे, माइक्रोबॉडीज देखोगे, क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन, तो एवरी मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल आप पढ़ोगे वो सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाएंगे। ओके, साइटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है साइटोप्लाज्मिक। जब साइटोप्लाज्मिक पूछेगा तो स्मार्टली वो गेम खेल रहा है एग्जामिनर, आपसे गलती करवाना चाह रहा है कि आप न्यूक्लियस को भी टिक करो, ठीक? न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच हैव डीएनए, एंड ओनली दीज टू ऑर्गेनेल्स हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल सी बात है, डीएनए इज बॉस, ये छोटे डीएनए हैं, छोटे छोटे बॉस हैं, बॉस के बच्चे हैं, समझ लो। तो बॉस के बच्चों को भी केबिन मिला हुआ है, बॉस के बच्चों को जो केबिन मिला है उसकी बाउंड्री होगी भैया, अच्छे से उसको प्रोटेक्शन लगाएगा, उसके बाहर एक गार्ड बैठेगा, कौन एंट्री कर सकता है कौन नहीं एंट्री कर सकता है वो गार्ड वहां पे देखेगा। तो जहां जहां डीएनए है वहां वहां सिंगल मेम्ब्रेन तो सभी जगह है, ठीक है? जहां जहां डीएनए वहां पे डबल सिक्योरिटी लगा दी गई, डबल मेम्ब्रेन। अगर पूछता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इन सेल, देन स्मार्टली द आंसर इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। पूछेगा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, देन द स्मार्टली आंसर इज न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, सेट ऑफ ऑर्गेनेल बनेंगे और क्वेश्चन स्मार्टली पढ़ना होता है, समझना होता है, देन आंसर करना होता है। लिखने में इजी है लेकिन छोटी छोटी गलती होने के चांसेस होते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं एंड आज का लेक्चर, आप इसको रिवाइज करिएगा और आपको मॉड्यूल की सेल चैप्टर से आज होमवर्क जो हम दे रहे हैं वो नोट डाउन करो। मॉड्यूल 2 आपको मिली होगी, मॉड्यूल 2 चैप्टर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लिखा होगा सेल। ओके, इसकी एक्सरसाइज 1 से यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन से सॉल्व करना, ठीक है? जो पढ़े गए कंटेंट से कवर हो रहा हो। प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटोप्लाज्म, फ्लैजिला, सीलिया, प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड जो भी वहां पे क्वेश्चन है उसको आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करो। इज इट क्लियर? और इसको करके आप मुझे अपडेट करो। कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप पूछोगे, या तो मैसेज पे पूछो या कल के लेक्चर में पूछो, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे अपडेट करो। चलो बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क सबको समझ में आया? एक्सरसाइज 1 से 20 क्वेश्चंस अप टू कवर्ड पोर्शंस, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस भी आएंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक का प्रोटोप्लाज्म आपका कवर हो चुका है, साइंटिस्ट आ जाएंगे,
डिस्कवरीज आ जाएंगी, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, अगर वो 20 क्वेश्चंस आपके 25 तक हो रहे हैं, बीच में आपके बिना पढ़े हुए आ रहे हैं, तो यू विल गो फॉर द 25 क्वेश्चन। टोटल आपको 20 करने ही करने हैं। जो आपके नहीं पढ़े हैं उसको आप छोड़ देना एज इट इज, जो पढ़े हुए हैं उसमें आप मार्क कर लेना, और जो पढ़े हुए में नहीं आया आपको उसको आप स्टार मार्क करोगे। मार्किंग स्टार्ट कर दो। जो आपको आ गया उसको कुछ भी मार्क करने की नीड नहीं है, वो अपने आप में अलग दिखेगा हमेशा। चलो बाय बाय, टेक केयर, टेक अ रेस्ट एंड जॉइन अनदर लेक्चर। बाय बच्चों। सानिका हो क्या तुम क्लास में अभी? ऑक्सीजन के परसेंटेज वाला। अगर हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं हो तो कल हम दिखा देंगे दोबारा।